मान लो नहीं होते हैं फॉर सम रीजन, तो कुछ एक दो क्वेश्चन किए जा सकते हैं उसमें ना। चलो देखते हैं कैसे यूटिलाइज टॉपिक भी पढ़ा जा सकता है सर। हाँ मतलब वो देखेंगे कैसे यूटिलाइज करते हैं टाइम जैसे आएगा, बट द आइडियली इट शुड बी यूटिलाइज फॉर डाउट हैंडलिंग, है ना। तो डाउट्स के लिए उसको यूज किया जाना चाहिए आइडियली, तो ऐसा है। ठीक है बच्चों, तो गुड इवनिंग चलिए, सर। गुड इवनिंग बेटा। तो आज हम ना 3 चीज़ें करने वाले हैं। पहला क्या, पहले तो अपना एसी अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, वी विल डू यूनिट एंड डायमेंशंस के PYQs, है ना। कुछ होमवर्क दिया था, याद है आपको लास्ट क्लास में? यस सर। बालकों याद है ना? हाँ। और थर्ड थिंग क्या है, ये डाउट हैंडलिंग। अभी देखते हैं 3 चीज़ कैसे करनी है। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद अल्टरनेटिंग करंट। तो एसी में आपको लास्ट क्लास का याद है, एसी का जो अब तक पढ़ा है वो आपको समझ आया कि नहीं आया, पहले तो ये बताओ बच्चों। जो चीज़ें बताई यस हैं सर। आपको वो यस समझ सर, आ गया। आई है ना। तो हमने अल्टरनेटिंग करंट पढ़ना क्यों पड़ रहा है बच्चों, क्योंकि वेरिंग मैग्नीट्यूड का हमारे पास पोटेंशियल सोर्स या एनर्जी सोर्स होता है ना। क्यों होता है? बिकॉज इसका आउटपुट पे ईएमएफ बदलता रहेगा। और क्यों बदलेगा? सच ए सोर्स इज, एक एसी जनरेटर हमने पढ़ा था, तो कुछ कुछ ऐसे सोर्स भी होते हैं जिनका आउटपुट पे ईएमएफ बदलेगा। और ईएमएफ बदलता रहेगा तो क्या होगा, सर्किट में करंट का डायरेक्शन और करंट का मैग्नीट्यूड बदलता रहेगा। अब ये सब चीज़ें बदलेंगी तो हमें पढ़नी भी पड़ेंगी, है ना। तो हर जगह पे क्या है, हर जगह पे आपका बैटरी नहीं लगा होता, यानी कांस्टेंट ईएमएफ का या कांस्टेंट करंट का सोर्स नहीं लगा रहेगा। तो जहाँ भी ये वेरिंग करंट या वेरिंग ईएमएफ का एनर्जी सोर्स आपको सर्किट में मिलेगा, तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, अल्टरनेटिंग करंट। तो इसलिए हम एसी पढ़ रहे हैं। ये सब चीज़ें क्लियर है हमारे माइंड में। सबसे पहला सर्किट हमने कौन सा पढ़ा था? प्योरली रेजिस्टिव रेजिस्टिव सर्किट। याद है? भूले हो यार, तुम तो भूले पड़े हो। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, है ना। स्क्रीन शेयर रुक गया, मैं अभी करता हूँ, टेंशन ना लो। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में मुझे बताओ कि करंट और वोल्टेज के बीच में फेज एंगल कितना था? फेज कितना था? सर जीरो। 0 डिग्री, है ना। सॉरी, फेज एंगल कितना था? 0 डिग्री था, राइट। तो फेज एंगल हमारा कितना था? 0 डिग्री था। किस केस में? जब हमारा सर्किट क्या था? प्योरली रेजिस्टिव था। तो अब हम पढ़ेंगे इसके आगे सेकंड सर्किट। सेकंड सर्किट कौन सा? प्योरली इंडक्टिव सर्किट। तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में हमारा वोल्टेज करंट कैसे वेरी करेगा, पावर क्या होगा प्योरली इंडक्टिव सर्किट में, तो वो सभी चीज़ें हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो एक बार ना फॉर्मली ये बता देता हूँ आपको कि फेज एंड फेजर डायग्राम क्या होता है। फेजर एंड फेजर डायग्राम क्या होता है? वैसे तो हमने फेज डायग्राम देख लिया था प्योरली रेजिस्टिव के लिए, बट इसको ड्रॉ कैसे करते हैं वो एक बार देखते हैं, ठीक है बच्चे। ये देखो, आपको एक वोल्टेज जैसा एक वेक्टर दिखाई दे रहा है इधर, V, जिसकी लेंथ Vm के बराबर है, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज के बराबर है। लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, रेड कलर का वेक्टर, इज इक्वल टू Vm, जो कि हमारा मैक्सिमम मैग्नीट्यूड या एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज है। तो दिस इज द Vm। अब मैं क्या करूंगा, इस रेड कलर के वेक्टर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराऊंगा विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इसको मैं एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से एंटी क्लॉकवाइज क्या कराऊंगा बच्चे? रोटेट कराऊंगा, ठीक है। तो ये ओमेगा से जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो क्या होगा कि इस वेक्टर का प्रोजेक्शन, इस वेक्टर का एक प्रोजेक्शन आपको मिलने वाला है। किधर मिलेगा? वर्टिकल एक्सिस पे। ये जो वर्टिकल एक्सिस है ना, इस पे आपको इसका एक प्रोजेक्शन मिलेगा, यानी इसकी शैडो की लेंथ कितनी होगी ना। तो अभी मुझे बताओ कि अगर मैं शैडो की लेंथ लेना चाहूँ वर्टिकल एक्सिस पे, और टॉर्च इधर है मेरा, इधर से इस पे रेज गिर रही है, इधर से लाइट गिर रही है, तो शैडो की लेंथ क्या आएगी बच्चा वर्टिकल एक्सिस पे इस वेक्टर की इस पोजीशन में? डॉट बनेगा एक खाली भाई, क्योंकि देखो अगर इधर से रेज आएंगी तो क्या होगा, ये केवल और केवल एक डॉट जैसा दिखाई देगा आपको यहाँ पे, इसका शैडो। यस और नो? यस सर। यस सर। शैडो का लेंथ जो है वो डॉट जैसा दिखाई देगा, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दूं, मान लो इसका नया पोजीशन जो है वो थोड़ा रोटेशन के बाद ऐसे आ गया, ठीक है। लेंथ इसकी Vm ही है, बट ये थोड़ा सा रोटेट हो गया।
अब क्या होगा, अब देखो वेक्टर की जो शैडो की लेंथ है वो ऐसे बनेगी, इधर से आप आगे, तो ये आपको शैडो की लेंथ मिलने वाली है, ठीक। और ये जब ये वर्टिकल हो जाएगा, बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगा ये वेक्टर, है ना, उस केस में जैसे कि आपका, जैसे कि ये वेक्टर आपका वर्टिकल हो गया एकदम से, यानी ऐसे 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे हो जाएगा तो क्या मिलने वाला है, मैक्सिमम लेंथ मिलेगी, है ना। थोड़ा मैंने लेंथ ही बना दिया इसको। तो जब ये 90 डिग्री पे घूम जाएगा तो उस समय क्या होगा, इसकी लेंथ जो है वो मैक्सिमम रहेगी, और वही मैक्सिमम लेंथ किसके बराबर कहलाती है बच्चे, एम्पलीट्यूड के बराबर ना। तो इसकी लेंथ जो है वो यहाँ पे मैक्सिमम रहेगी, और वही हमारा क्या है, वीएम, यानी एम्पलीट्यूड के बराबर। तो फेजर क्या है, दिस वेक्टर इज कॉल्ड एज फेजर, जिसकी मदद से हम फेज डायग्राम ड्रॉ करते हैं। और फेज डायग्राम क्या है, अलग अलग थीटा वैल्यू पे, अलग अलग एंगुलर पोजीशंस के ऊपर आपने ये ड्रॉ कर लिया, है ना। मान लो भाई 0 थीटा की वैल्यू थी जब आपका क्या था, ये डॉट था, फिर थोड़ा सा थीटा बढ़ा तो इधर आए, थोड़ा और बढ़ा इधर आए, थोड़ा और बढ़ा इधर आए, फिर 90 हो गया तो इधर पहुंच गए, फिर उसके बाद 90 के बाद और रोटेशन होगा तो ये वेक्टर इधर आने लग जाएगा, फिर इसकी लेंथ, जो शेडो की लेंथ है वो कम होने लगेगी, फिर ये बिल्कुल जब 180 डिग्री पे आएगा, यानी कि यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, फिर से शेडो की लेंथ 0 हो जाएगी। तो ये आपने अलग अलग थीटा पोजीशंस पे, ओमेगा टी क्या होता है, थीटा, अलग अलग थीटा वैल्यूज पे आपने इसको प्लॉट कर लिया। तो जो राइट साइड में डायग्राम बना वो कहलाया फेज डायग्राम, और लेफ्ट साइड में ये जो वेक्टर था ये क्या कहलाया, फेजर, ठीक है। तो फेजर एंड फेज डायग्राम ऐसे बनते हैं। तो ये आपने बना लिया वोल्टेज के लिए, सेम हमने करंट के लिए ड्रॉ किया था प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में। तो करंट और वोल्टेज क्या कर रहे थे, एक साथ चल रहे थे वहाँ पे, है ना। तो वो एक साथ चल रहे थे, तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड करंट का और वोल्टेज का एक ही टाइम पे आ रहा था, है ना। मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एंड मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज वो एक ही समय पर आ रहा था, ठीक है। लेकिन अब देखेंगे प्योरली इंडक्टिव सर्किट में इसके साथ क्या होने वाला है, वोल्टेज के साथ एंड करंट के साथ, ठीक है। चलिए प्योरली इंडक्टिव सर्किट की बात करेंगे अब। ये प्योरली रजिस्टिव का है, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। तो प्योरली रजिस्टिव सर्किट में फेज डायग्राम कैसे होगा, प्योरली रजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज का मैग्नीट्यूड बताओ मुझे। एसी वोल्टेज का क्या होता है फॉर्मूला, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, है ना। इसी को वी नॉट साइन ओमेगा टी लिख सकते हो या वीएम साइन ओमेगा टी लिख सकते हो। और करंट का वैल्यू क्या था, करंट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चे। अब इसमें ओमेगा टी जो था, ओमेगा टी मैंने क्या बताया, क्या होता है ओमेगा टी इज इंस्टेंटेनियस फेज, इंस्टेंटेनियस फेज। तो मुझे बताओ क्या दोनों का इंस्टेंटेनियस फेज सेम है बच्चे, कि अलग अलग है, सेम है भाई, दोनों उसी हिसाब से वेरी करेंगे, दोनों के अंदर इंस्टेंटेनियस फेज जो है ओमेगा टी, वो दोनों का क्या है, सेम है, तो एक ही हिसाब से बिहेव करेंगे। जब थीटा की वैल्यू, जब यहाँ पे टी मान लो टी इक्वल्स टू 2 सेकंड पे आप कैलकुलेट कर रहे हो, हैं, और विद सम ओमेगा वैल्यू, ओमेगा दोनों के लिए कांस्टेंट ही है, तो ओमेगा टी की वैल्यू दोनों के लिए 2 सेकंड में बराबर रहने वाली है, यानी कि जो फेज वोल्टेज का रहेगा वही करंट का रहेगा, राइट। तो ये क्या करने वाले हैं, एक साथ मूव करेंगे। इनका जो थीटा वैल्यू है ना, ओमेगा टी क्या होता है, थीटा, थीटा वैल्यू दोनों का एक ही रहेगा, दोनों का फेज सेम रहेगा। तो यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे जब फेजर डायग्राम फॉर ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, तो ऐसा ड्रॉ होगा बच्चे कि करंट एंड वोल्टेज आर इन द सेम फेज। तो जब ये रोटेट करेंगे तो क्या होगा, तो देखो जब 90 डिग्री पे आएंगे तो करंट भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे है और वोल्टेज भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे है। 0 पे दोनों 0 है, 180 पे भी दोनों 0 है, 270 पे दोनों मिनिमम वैल्यू पे है, राइट। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिल रही हैं, फेज डायग्राम से। और जो इक्वेशन थी हमारी वहाँ से मुझे पता चल रहा है कि दोनों का इंस्टेंटेनियस फेज क्या है, सेम है। तो करंट भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू एंड वोल्टेज भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू को एक ही समय पर अचीव करेंगे, यानी एक ही फेज पे अचीव करेंगे। तो इसी चीज़ से मैं बोल सकता हूँ कि दे आर इन द सेम फेज, यानी कि उनकी ओमेगा टी की वैल्यू या इंस्टेंटेनियस फेज की वैल्यू क्या है, दोनों की बराबर है, सेम है सर, और बराबर होने की वजह से इनके बीच में फेज डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा फाई हम 0 बोलते सर, हैं, 0 हो जाएगा। तो इन सब के बीच में डेल्टा फाई क्या होगा, 0 होगा, यानी फेज डिफरेंस इज 0 इन केस ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, तो
ये केवल और केवल प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए होगा, राइट। अब क्या होगा, प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए हम इसके बाद की कहानी पढ़ेंगे, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन भी आप कर लो, ये नहीं हुआ था हमारा, इससे सिमिलर क्वेश्चन हो गया था बट एक बार फिर से कर लो। इलेक्ट्रिक बल्ब रीड्स 200 वाट एट 220 वोल्ट, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट। ठीक है, 200 वाट क्या दे रखा है, पावर, और 220 वोल्ट क्या है बच्चे, 220 वोल्ट्स क्या है, अरे बताओ, 220 वोल्ट क्या है, आरएमएस वैल्यू है कि पीक वैल्यू है, लास्ट क्लास का याद करो। आरएमएस कितने बच्चों को लगता है कि आरएमएस वैल्यू है 220 वोल्ट्स, एड्रेस करो एक बार, जिन बच्चों को लगता है कि हाँ ये आरएमएस वैल्यू है। जब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बच्चे, जब अनलेस मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, एसी के केस में जो भी वैल्यू दी रहेगी वो कौन सी दी रहेगी, आरएमएस वैल्यू, है ना। आरएमएस वैल्यू इज डीसी इक्विवेलेंट ऑफ एसी, है ना। एसी डीसी इक्विवेलेंट ऑफ एसी को ही हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर्ड वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो अगर एसी करंट की जगह, एसी सोर्स की जगह डीसी सोर्स लगाया जाता तो उसकी क्या वोल्टेज रही होती, तो दैट इज गिवन एज 220 वोल्ट, ठीक है। तो आरएमएस वैल्यू को हम डायरेक्टली जो फॉर्मूलाज होते हैं पावर का, करंट का, ओम्स लॉ, उन सब में सीधा सीधा यूज कर सकते हैं, उनको सबको सीधा सीधा वैल्यू डाल सकते हैं, राइट। तो आपको पूछा है रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट, तो क्या फॉर्मूला होता है बच्चे पावर का इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, P इज इक्वल टू आई, वी आई होता है ना, P इज इक्वल टू, इसी को क्या बोलते हैं, आई स्क्वायर आर, और इसी को क्या बोलते हैं, वी स्क्वायर बाई आर। ये तीनों फॉर्मूला पावर की है। तो मुझे क्या क्या गिवन है, मुझे वोल्टेज गिवन है एंड पावर गिवन है, और क्या पूछा है, रेजिस्टेंस। हाउ कैन आई कैलकुलेट बच्चे, करो, आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी। तो वी स्क्वायर क्या है यहाँ पे, 220 वोल्ट्स का स्क्वायर बाय पावर, पावर इज 200। कितना आएगा आंसर इसका, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना आएगा, करो कैलकुलेट, 220 स्क्वायर्ड डिवाइड बाय 200। बताओ बच्चे, सर 22 ओम। पावर बताना है पहले, रेजिस्टेंस बताना है फिर बताएंगे करंट। तो पहले रेजिस्टेंस बताओ, रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट R इज इक्वल टू 242 आया किसी का, यस सर। 220 स्क्वायर्ड बाय 200, 242 ohms, 242 ohms इज द आंसर फॉर दिस। 242 ohms का जो है रजिस्टर होगा, है ना, 242 ohms का रेजिस्टेंस होगा। अब क्या मतलब है इसका, देखो इलेक्ट्रिक बल्ब, तो मैं ड्रॉ करके आपको बताऊं कि पूछा क्या गया है। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, सबके घर में होता है ऐसा, इसमें फिलामेंट लगा होता है, जैसे इनके भी, इसको अलग कलर से ड्रॉ करते हैं, इसके भी ऐसे फिलामेंट लगा होगा, राइट। ये ऐसा बल्ब होता है बच्चे, ठीक। ये कनेक्टेड है किसी एसी सोर्स से, ये अल्टरनेटिंग सोर्स से जोड़ दिया, ठीक है। इस अल्टरनेटिंग सोर्स की आरएमएस वैल्यू वी आरएमएस इज इक्वल टू 220 वोल्ट्स, ठीक है। अब पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब का जो पावर है, वोल्टेज है, इसका पावर जो है वो है 200 वाट, 200 जूल्स पर सेकेंड कंज्यूम कर रहा है। तो अब ये पूछ रहा है कि भाई इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इस बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा। तो मुझे आरएमएस वैल्यू दे रखी है तो मैं डायरेक्टली इसको सब्सटीट्यूट कर दूंगा। अगर मुझे पीक वैल्यू दे रखी होती सपोज करो, तो क्या करते बच्चे, अगर मुझे यहाँ पीक वैल्यू दे रखी होती तो पीक वैल्यू के अंदर मैं क्या करता, आरएमएस ना दे के मुझे बोल दिया जाता कि इसकी जो है ना वी की मैक्सिमम वैल्यू वो आपके 311 वोल्ट्स, क्या करता मैं फिर, हाउ विल आई बी कैलकुलेटिंग द रेजिस्टेंस, कैसे कैलकुलेट करते हो। कल एक रिलेशन बताया था आपको, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आरएमएस एंड पीक वैल्यू, 0.707
मैक्सिमम। ये याद है कि नहीं याद? यस सर। दो दिन भूल जाते हो बच्चों। 70% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू है, 70% ऑफ पीक वैल्यू। ये याद है कि नहीं है? भूले कैसे, इतनी जल्दी कैसे भूल गए यार? यस सर। नोट्स सर, में Yes, sir. नोट्स बनाते हो कि नहीं बनाते हो? नोट्स में लिखते हो चीजें? यस सर। तो नोट्स में लिखते हो तो पीछे पलट के देख लो ना, पीछे पलटो और देखो फॉर्मूला, देख के यस और नो बोलो। देखो क्लास को एक्टिवली करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चों ना फिर चीज़ें याद नहीं रहती है। तो आप 1 घंटा बैठे हो तो 1 घंटा ढंग से पढ़ लो, क्या फ़ायदा नहीं तो पढ़ने का। तो देखो 200 311 वोल्ट्स दिया होता तो मैं पहले क्या करता, मैं आरएमएस वैल्यू निकालता। तो वी आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 ऑफ 311, और ये आपका 220 ही आता है ना, मान लो। तो मैंने 311 आपको वैल्यू दे दी, मैं 400 दे देता, 400 वोल्ट्स मैक्सिमम वोल्ट्स। तो फिर आप उसका आरएमएस वैल्यू निकालते और उस आरएमएस वैल्यू को फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते, तो वहां से आपको रेजिस्टेंस मिलता। ठीक है। अब पूछा है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, तो करंट और पावर का क्या रिलेशन होता है? ये वाला E इज इक्वल टू आई वी। पावर दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, तो करंट कैसे निकालोगे? आई आर एम एस इज इक्वल टू पावर बाय वी आर एम एस। पावर आपकी कितनी है? 200, और वोल्टेज कितनी है? 220। कितना आएगा? पॉइंट कितना आएगा? पॉइंट 0.9 समथिंग आएगा, 0.91 एम्पियर। कर क्यों नहीं रहे बच्चों आप इसको? हेलो हेलो हेलो, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग यार? ये कितने बच्चे हो क्लास में, ये तो बताओ। तो आंसर करो ना। समझ आया तुम्हें? कौन बच्चा अनम्यूट करके मुझे पूरा समझा सकता है कि मैंने क्या बताया इस क्वेश्चन में? एक बार ये प्रैक्टिस, एक बार चेक करते हैं समझ आ रहा है कि नहीं तुम्हें। कौन बता सकता है? हैंड रेज करो जो बच्चा पूरा बता सकता है कि क्या है। अगर अटकोगे तो मैं हेल्प करूंगा। मुस्कान आप बताओ बच्चे। सर हमें इसमें रेजिस्टेंस निकालना था, तो हमने इसका फॉर्मूला लगाया वी स्क्वायर बाई पी। फिर इसमें वोल्टेज दे रखी थी 220, उसका हमने स्क्वायर किया। पावर दे रखा था 200, फिर हमने इसको डिवाइड करके आया 242 ओम। उसके बाद हमने उसके बाद हमें पता है कि जो वी आर एम एस की वैल्यू वो होती है 0.707। और फिर उसके बाद हमने वी आर एम एस की वैल्यू रख के जो 0.707 है उसको 311 से मल्टीप्लाई करके जो 220 वोल्ट आया। फिर उसके बाद हमने करंट निकाला आई आर एम एस, जिसका फॉर्मूला है आई आर एम एस इज इक्वल्स टू पी बाई वी आर एम एस। उसके बाद हमने वैल्यू पुट कर दी तो 0.91 एम्पियर आ गया। ठीक है, शिखा आप बताओ। थोड़ी गलती कर दी मुस्कान ने। सर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया वी स्क्वायर बाय पी, 220 स्क्वायर बाय 200 और 242 ओम उसका आंसर आया है। फिर वी आर एम एस जो है उसकी वैल्यू, वो मतलब रिलेशन होता है वी एम के साथ, वी अच्छा, आर एम इक्वल्स टू। ये तो बेटा मैंने आपसे पूछा है, इसको तो हटा दो। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ क्वेश्चन, ये हटा दो। सिर्फ क्वेश्चन का पार्ट क्या क्या था आप पहले पार्ट 1 देखो। सभी बच्चे ना दोबारा से देखो इस चीज को, पहले क्वेश्चन पढ़ो एक बार। क्या पूछा है बच्चे? एन इलेक्ट्रिक बल्ब रीड्स 200 वॉट एंड 220 वोल्ट्स। ये बल्ब जो आप देखते हो उस पर लिखा हुआ है ऐसा कि 220 वोल्ट पे चलेगा और 200 वाट कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, सर्किट में ड्रॉ कर दिया उसको कि दिस बल्ब विल बी कंज्यूमिंग ए पावर ऑफ 200 वाट, और कितने वोल्ट्स पे चलेगा ये? 200। सर 200। 220 वोल्ट्स पे। ठीक है, जो ये लिखा होता है ना, जो भी स्पेसिफिकेशंस लिखे होते, जो भी गिवन डेटा होता है, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? आरएमएस वैल्यू की होती है, रूट मीन स्क्वायर्ड वैल्यू। अल्टरनेटिंग
सोर्स ऑफ एनर्जी का आरएमएस वैल्यू गिवन होता है, और इस वैल्यू को हम डायरेक्टली डीसी के फॉर्मूलाज होते हैं ना, P = IV, ओम्स लॉ, V = IR, उन सब में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन में पहला क्या पूछा कि रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट के अंदर वायर लगी है ना, ये ब्लू येलो कलर की टंगस्टन फिलामेंट होता है टंगस्टन का, तो ये इसका रेजिस्टेंस पूछा है। तो क्या करेंगे, रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हमें फॉर्मूला पता है पावर का, क्या होता है P = V²/R। तो वोल्टेज दे रखा है और पावर भी दे रखा है, तो रेजिस्टेंस क्या आएगा, R = V²/P, वही वैल्यू रख दी, V² क्या है 220 वोल्ट्स बाय P 200, तो ये 242 ohms इज द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। जो इसके अंदर येलो कलर का फिलामेंट लगा उसका रेजिस्टेंस कितना है, 242 ओम। पहला क्वेश्चन मेरा हो गया। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो मुझे आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज पता है, मुझे पावर पता है, तो पावर का दूसरा फॉर्मूला लगाओ, P = VI। तो पावर क्या है, पावर इज गिवन एज 200 वॉट्स, 200 वॉट्स इज गिवन एज पावर, और उसके अलावा करंट निकालना है, वोल्टेज दे रखी है, तो करंट क्या आ जाएगा, I = P/V, पावर इज गिवन एज 200 वॉट्स डिवाइडेड बाय वोल्टेज 220, तो कितना आएगा 0.91 एम्पियर। ये आपका आ जाएगा। जब सर्किट लगेगा तो करंट इन द सर्किट क्या रहेगा, 0.91 एम्पियर का करंट रहेगा, है ना। अब समझ आया तुम लोगों को? यस सर। यस सर। देखो बच्चे, अगर ये 220, अब इसके आगे की कहानी सुनो, ये 220 ना देखे, 220 वोल्ट ना देखे, बोलता कि मैक्सिमम वोल्टेज इन द सर्किट VM इज इक्वल टू, या पीक वोल्टेज इन द सर्किट इज इक्वल टू 300 या मे बी 400 वोल्ट बोल देता, तो फिर क्या करते आप, फिर क्या 400 को यूज करते फॉर्मूला में कि आरएमएस कैलकुलेट करते पहले? सर आरएमएस पहले कैलकुलेट करते। आरएमएस को क्यों करते, सर क्योंकि पीक वैल्यू 311। आरएमएस कैलकुलेट क्या था, पीक वैल्यू 311 तो 220 वोल्ट्स के सोर्स है ना, लेकिन मान लो आपको पीक वैल्यू दे दी 400 वोल्ट्स, तो फिर उसका पहले आरएमएस वैल्यू निकालना पड़ता है, क्योंकि मैं फॉर्मूला में केवल आरएमएस वैल्यू को ही रख सकता हूँ, है ना। पीक वैल्यू को करना है तो फिर आपको पूरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, I sin ω t, वो भी आएंगे क्वेश्चन आपके पास। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली सिंपल क्वेश्चन दे रखा है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, सर उस केस में क्या करना आपकी पड़ेगा स्क्रीन बेटा, शो नहीं हो रही है। पीक वैल्यू सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आरएमएस जो वैल्यू आएगी सर आ जाएगी। आई नो इट बेटा, आ जाएगी। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। यस यस आई नो इट। अभी भी नहीं है क्या विजिबल? नो सर अब है। यस सर अब बात चलेगी करेंगे। सर फिर से चलेगी। कोई नहीं बच्चे, मैंने गूगल मीट एग्जिट कर दिया एक बार, शायद ये ऐप की वजह से हो रहा है, कोई आ जाएगी। कभी कभी हमें भी रिज्वाइन करना पड़ता है ना, उस वजह से। ठीक है, तो आपको ये पता चला, अगर 400 मैक्सिमम वैल्यू दी होती तो मैं क्या करता, मैं पहले आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करता। कैसे करता भाई, मुझे पता है कि आरएमएस वैल्यू 70% ऑफ पीक वैल्यू होती है, तो ऐसे करता 400 को 0.707 से मल्टीप्लाई करता, तो कितना आंसर आता मेरा, बताओ बताओ बताओ, 281 समथिंग आता है ना आरएमएस वैल्यू। Yes, तो sir. फिर इसके हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं।
अगर पीक वैल्यू दियो क्वेश्चन में, मैक्सिमम वैल्यू, एम्पलीट्यूड, ये सब अगर वर्ड आपको दिखे, पीक वैल्यू इन द सर्किट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन द सर्किट या एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज इन द सर्किट, अगर आपको ये शब्द दिखाई दें, ये टर्म्स दिखाई दें, दैट मीन्स यू हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट आरएमएस वैल्यू। पहले आरएमएस निकालो, फिर आरएमएस को ही इन फॉर्मूलाज में सब्स्टिट्यूट करो। अगर यहाँ पे 400 अगर आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे इस फॉर्मूला में, ये जो इधर लिखे हैं पावर के, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा फिर आपका क्वेश्चन, है ना। तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बिकॉज ये फॉर्मूला एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, P इज इक्वल टू आई वी, और वहाँ पे ये अजम्पशन है कि वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट अज्यूम किया गया है, राइट। देखो अगर यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट अज्यूम नहीं होता तो यहाँ इंटीग्रेशन होता बच्चे, फिर है ना। कांस्टेंट अगर वोल्टेज नहीं होता तो फिर हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते, अभी करेंगे भी, जैसा हमने किया था ना पिछले क्वेश्चन में, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में, पावर इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, तो वहाँ पे वी एम आई और वी को मल्टीप्लाई किया था, फिर आप मल्टीप्लिकेशन करके आपका एक फॉर्मूला आया था एवरेज पावर का, ठीक है। तो वही करना पड़ता, लेकिन अगर वो नहीं करना तो क्या करेंगे, आरएमएस वैल्यूज को डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर लो, और मुझे पता है कि आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू 0.707 टाइम्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इज आल्सो इक्वल टू 0.707 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम करंट। तो ये फॉर्मूलाज मैंने कल आपको लिखवाए थे, क्या, आई आर एम एस इज इक्वल टू 0.707, लिख लो जिन्होंने नहीं लिखे, आई की मैक्सिमम वैल्यू, वी आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 टाइम्स ऑफ वी की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होते हैं, ये डेरिवेशन हमने किया था कल, तो इसी के बेसिस पे हमारा आंसर आ गई ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, अब बताता हूँ आपको एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर। इंडक्टर में क्या है कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट हम स्टडी करेंगे। प्योरली इंडक्टिव सर्किट मतलब कि सर्किट में केवल एक इंडक्टर होगा और एक एसी सोर्स ऑफ एनर्जी होगा, केवल एक इंडक्टर होगा और दूसरा क्या होगा, एक अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी होगा, अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ करंट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे फेज डायग्राम फॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट, जैसा अभी प्योरली रेजिस्टिव के लिए देखा था ना कि वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, ऐसा ड्रॉ करके हमने करा था। तो ये वाला हम सेम ऐसा ही डायग्राम प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए देखेंगे कि भाई वोल्टेज और करंट कैसे वेरी कर रहे हैं जब एक इंडक्टर जुड़ा हुआ है एसी सोर्स के साथ, ठीक है। फिर कैलकुलेशन करेंगे पावर इन अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट। तो ये तीन चीज हम करने वाले हैं, पावर इन अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट, ये क्या होगा, राइट। तो अब शुरुआत करते हैं, पहले इंडक्टर को जोड़ते हैं सर्किट में, ठीक है। तो इंडक्टर क्या होता है बच्चों, ईएमआई चैप्टर से याद करो, क्या होता है इंडक्टर, व्हाट इज एन इंडक्टर, कॉइल, कॉइल था ना, यस सर। अरे सोलिनोइडल कॉइल को ही तो क्या बोलते हैं, इंडक्टर। तो ये कॉइल है, ये जुड़ा हुआ है एसी सोर्स ऑफ एनर्जी से। अगर ऐसा ना, ये तो कॉइल है, रजिस्टर कैसा ड्रॉ होता है, ये रेजिस्टेंस है ना। तो यहाँ पे इंडक्टर है, इंडक्टर को जोड़ना है किससे, एसी सोर्स ऑफ एनर्जी से। तो एसी से जोड़ दिया, एसी क्या होता है, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ये तो साइनोसॉइडल वेरिएशन ही मिलने वाला है आपको, वोल्टेज का वेरिएशन कैसा मिलेगा, साइनोसॉइडल वेरिएशन, ठीक है। तो अब ऐसा सर्किट अगर जुड़ेगा इंडक्टर के साथ, तो तुम याद करो ईएमआई चैप्टर में मैंने क्या बताया था आपको कि तीन स्टेट्स होती हैं, एक तो टी इक्वल्स टू 0 जहाँ पे ओपन सर्किट था, फिर एक ट्रांजिएंट स्टेट थी इंडक्टर की या कॉइल की ट्रांजिएंट स्टेट, और थर्ड क्या थी, सैचुरेशन, कि करंट सैचुरेट हो गया है, ठीक है। तो t इक्वल्स टू 0 जहाँ पे ओपन सर्किट था वहाँ इस कॉइल से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा था, वहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा था। जब ट्रांजिएंट स्टेट था तो करंट इन द सर्किट वाज क्या हो रहा था, करंट चेंज हो रहा था कि कांस्टेंट था ट्रांजिएंट फेज में, चेंज हो रहा था, चेंज हो रहा था। वहाँ पे आपको di/dt चेंज हो रहा था, नॉन जीरो मिल रही थी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की वैल्यू क्या है, नॉन जीरो है, ठीक है, चेंज हो रहा था। तो ये कौन सी स्थिति थी, जब आपका यहाँ पे पहले हम यहाँ पे लगाते डीसी सोर्स, तो डीसी सोर्स में भी आपको ट्रांजिएंट फेज मिल रहा था थोड़ी देर के लिए, राइट। लेकिन अब यहाँ पे एसी सोर्स लगेगा, जब एसी सोर्स लगेगा तो वोल्टेज आपकी कांस्टेंट रहेगी कि हर समय बदलती रहेगी बच्चों, सर बदलती रहेगी, तब बताओ यार, है ना। मुझे 2-3 बच्चों की खाली आवाज आ रही है, यस सर, चेंज होगी, चेंज होगी सर, बोलोगे तुम्हारे दिमाग में बदलती चीजें रहेगी घुसेंगी, सर चेंज होगी। तो अब मुझे बताओ क्या क्या हर समय वोल्टेज बदलता रहेगा, तो उसकी वजह से क्या करंट भी बदलेगा सर्किट में, यस सर, Yes, भाई जब यस वोल्टेज सर, बढ़ाओगे यस तो सर, बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट घटेगा, तो क्या होगा, तो
ऐसा चेंज होता रहेगा। तो और करंट जब किसी कॉइल के थ्रू चेंज होता है तो क्या होता था उसमें, मैग्नेटिक फ्लक्स Yes, sir. चेंज मैग्नेटिक होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। फाई का फॉर्मूला Yes. क्या था, फाई इज इक्वल टू NAB Cos theta. ठीक है। तो जब फ्लक्स जो है, जो फ्लक्स चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, है ना। और अब आप यहाँ पे कॉइल के थ्रू जब करंट चेंज होगा बिकॉज ऑफ चेंजिंग वोल्टेज, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो एक चीज आपने पढ़ी थी, सेल्फ इंडक्टेंस, कि खुद के थ्रू, कॉइल के थ्रू ही जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो क्या होता है, कॉइल के अंदर ही एक बैक ईएमएफ डेवलप हो जाता है, या कॉइल के अंदर ही एक सेल्फ इंडक्टेंस आ जाता है। ये पढ़ा था। Yes, sir. यस Yes, sir. तो अब वही फिनोमेना यहाँ भी आएगा और उसके बेसिस पे हम कैलकुलेशन करेंगे किसका, करंट का। ठीक है। तो एक ये सर्किट आप ध्यान से देख लो, एक एसी सोर्स ऑफ एनर्जी जुड़ा हुआ है और ऊपर जुड़ा हुआ है क्या, एक इंडक्टिंग कॉइल। ठीक है। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं कि क्या होगा। अब मैं कर रहा हूँ इसका ना फॉर्मूला डाल के वैल्यू कैलकुलेशन में, क्रिचॉफ्स वोल्टेज लो लगाया। तो मैंने ये करा कि भाई ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इज इक्वल टू वोल्टेज सप्लाइड बाय द एसी सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है। तो इससे मुझे पता चल गया कि VL जो है वो V के बराबर है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर VL वो इस V की वैल्यू के इंस्टेंटेनियस वैल्यू वोल्टेज के बराबर है। ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, साइनोसॉइडल वेरिएशन है। और जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर हमने कहाँ पढ़ा था, वोल्टेज ड्रॉप कहाँ पढ़ा था, EMI चैप्टर में, क्या था, -L di/dt, DT. -L di/dt। तो यहाँ पे माइनस था, इधर आके प्लस हो गया ये L di/dt। ठीक है। तो मैंने क्या करा कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज को क्या कर दिया, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज को इक्वेट कर दिया L di/dt से। और ये L क्या है बच्चे, L इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, सेल्फ इंडक्टेंस। और di/dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू द सर्किट। ठीक है। तो अब मुझे इस इक्वेशन में करंट मिल गया, तो मेरा पर्पस क्या था, मुझे वोल्टेज पता हो तो करंट इन द सर्किट कैलकुलेट कर रहा हूँ। ऐसा ही मैंने किया था ना प्योरली रेजिस्टिव में, कि वोल्टेज मुझे पता था तो करंट की वैल्यू निकाली, I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी। मैं वैसे यहाँ पे करूँगा कि मुझे वोल्टेज पता चल गई, मैंने वोल्टेज को रिलेट कर लिया इन द केस ऑफ इंडक्टर कि L di/dt होता है। फिर इसको मैंने रिफॉर्मुलेट किया, तो di/dt इज इक्वल टू VM/L इंटू साइन ओमेगा टी। अब फिर से क्या करना है, करंट निकालना है, तो इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन करो di/dt को dt से, और इधर राइट साइड में भी dt से इंटीग्रेशन कर दो। तो इंटीग्रेशन करके जब मैं सॉल्व करूंगा फाइनली, तो मुझे जो करंट की वैल्यू मिलने वाली है बच्चों, वो मिलेगी करंट इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ये सॉल्यूशन है, यहाँ पे सॉल्व करोगे ना, इंटीग्रेशन करोगे, फिर इसको रीएडजस्टमेंट करोगे, कोस थीटा को साइन के फॉर्म में लिखोगे, तो आपको करंट मिलेगा IM साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो यहाँ पे करंट का फेज क्या बदल गया कि सेम है, देखो इधर था साइन ओमेगा टी, इधर है साइन ओमेगा टी माइनस π/2, तो सेम फेज है कि अलग हो गया, अलग हो गया सर। सर अलग हो गया. अलग हो गया। सर अलग हो गया. किसके फेज की वैल्यू कम है, करंट की कि वोल्टेज की, करंट करंट की सर. सर करंट का की. फेज क्यों कम है बच्चे, क्योंकि वोल्टेज का जो भी फेज है ओमेगा टी, उसमें π/2 कम कर दो, π/2 सब्ट्रैक्ट कर दो, तब आपको करंट का फेज मिल रहा है ना, करंट का फेज मिल रहा है, यानी करंट की थीटा वैल्यू आपको उससे मिल रही है। ठीक है। अब देखो ये मुझे करंट की वैल्यू मिल गई इन केस ऑफ प्योरली इंडक्टिव सर्किट। ठीक है। अब देखो, अब सेकंड चैलेंज मेरा है कि आई नीड टू फाइंड आउट IM मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो मैंने रीएडजस्टमेंट किया, इक्वेशंस को कंपेयर किया, तो मुझे पता चला कि यार ये IM जो है ये इसके बराबर है, VM/ω/L के बराबर। तो VM/ω/L। अब यहाँ पे आपको एक ओम्स लॉ पता है, V इज इक्वल टू IR होता है। तो यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस की जगह, जो रेजिस्टेंस है उसकी जगह क्या दिखाई दे रहा है आपको, ω/L दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस की जगह आपको ω/L दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो। अगर मैं I को लिखूँ तो V/R होता है, यहाँ देखो V की जगह तो V है और रेजिस्टेंस की जगह ω/L है। तो इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इस चीज़ को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। और ये क्या है, ये रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर है।
जब कोई भी इंडक्टर किसी सर्किट में होगा तो वो कितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा वहां पर, दैट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। है क्या ये वैल्यू? रेजिस्टेंस ही है, किसका? इंडक्टिंग कॉइल का। यूनिट क्या है? ओम्स है इसके, इसके यूनिट भी ओम है, और इसको क्या बोलेंगे? इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो कोई भी जब आपका इंडक्टर किसी सर्किट में जोड़ा जाएगा तो वो क्या करेगा? वो कुछ रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा, उस रेजिस्टेंस को मैं बोलूंगा इंडक्टिव रिएक्टेंस, और ये किसके बराबर है? ओमेगा एल के बराबर। ठीक है, ओमेगा एल के बराबर है। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू ओमेगा एल, ये इसका सिंबल है। ठीक है, तो ओमेगा एल के बराबर क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो अगर मुझे ओमेगा वैल्यू दे रखी है और सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू दे रखी है, तो कैन आई कैलकुलेट द रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस्ड बाय दिस इंडक्टर इन द सर्किट? यस सर। अगर मुझे ओमेगा Yes, वैल्यू, sir. ओमेगा कहाँ से है? ओमेगा सोर्स पे डिपेंड कर रहा है, और एल किस पे डिपेंड कर रहा है? कॉइल की ज्योमेट्री पे, कॉइल की शेप साइज पे डिपेंड कर रहा है सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो ओमेगा एल से मुझे पता चलेगा कि एक सर्किट में अगर किसी इंडक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाए, इंडक्टर को कनेक्ट किया जाए, तो वहां पर क्या होने वाला है? एक रेजिस्टेंस जो इंट्रोड्यूस करेगा सर्किट में, सर्किट के अंदर करंट के फ्लो के अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक वैसे ही जैसे किसी सर्किट के अंदर कोई रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बाधित करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रेजिस्ट करता है। ठीक उसी प्रकार से जब किसी इंडक्टर को भी किसी सर्किट में जोड़ा जाएगा तो वो क्या करेगा? दैट विल आल्सो रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द सर्किट, एंड दैट रेजिस्टेंस produced by introducing this new इंडक्टर इनटू द सर्किट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। और ये क्या है? ये रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट है ना? कोई रेजिस्टेंस जोड़ा जाता, उसकी जगह इंडक्टर जोड़ा गया, तो उसका इक्विवेलेंट वैल्यू क्या प्रोड्यूस होगी जी? इंडक्टिव रिएक्टेंस के बराबर। कैलकुलेट कैसे करोगे? ओमेगा एल, ओमेगा को एल से मल्टीप्लाई कर दो, यूनिट क्या आएगा? ओम्स ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज लिखो बच्चे, ये तीन चीजें लिखो आप, है ना, नोट्स में लिखो। फॉर प्योरली, हेडिंग डालो, फॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट, फॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव देखो ये लिखा हुआ, प्योरली इंडक्टिव, ये इंडक्टिव लिखना है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। V is equal to Vm sin omega t, I is equal to Im sin omega t minus pi by 2। ठीक है, तीसरी इक्वेशन लिखो, Im is equal to Vm by omega L, Im is equal to Vm by omega L। और ये लिखो इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला कि ओमेगा एल इज इंडक्टिव रिएक्टेंस और यूनिट क्या है? ओम्स। तो आपको ये पता चल गया। ठीक है, अब मुझे बताओ कि अगर मैं फेज डिफरेंस की बात करूं बच्चे, अगर मैं फेज डिफरेंस की बात करूं, यानी थीटा में कितना परिवर्तन है, फाई वैल्यू में कितना डिफरेंस है करंट की और वोल्टेज की, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? कितना फर्क है, कितना डिफरेंस है बच्चे करंट के फेज में और वोल्टेज के फेज में? Sir, pi by 2. Sir, pi by 2. पाई बाई 2। भाई इसका ओमेगा टी फेज है और इसका ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, तो ओमेगा टी में से ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिल जाएगा वैल्यू? पाई बाई 2. 2, है ना? तो Pi by डेल्टा फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2, आपको ये वैल्यू मिल जाने वाली है। ठीक है बच्चे, ओके। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस भी लिख लो कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2। Pi by 2. ये कब है? प्योरली इंडक्टिव कौन से सर्किट में सर्किट? सर। Inductive circuit. प्योरली इंडक्टिव सर्किट की बातें हो रही है बच्चे। ठीक है, तो ये वैल्यू हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब है ना कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं, करो। ए प्योर इंडक्टर ऑफ 25 मिली हेनरी मतलब 10 to power -3 is connected to a source of 220 volt, find the inductive reactance। पहले तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कैलकुलेट करो इसके लिए। प्योर इंडक्टर का मतलब है प्योरली इंडक्टिव सर्किट है। ठीक है बच्चे, इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस कैलकुलेट करो, फिर आरएमएस करंट इन द सर्किट कैलकुलेट करो। अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज,
अगर ओमेगा दे रखो, फ्रीक्वेंसी दे रखा है, तो हाउ विल यू कैलकुलेट ओमेगा बच्चे? सर IM equals to VM by omega L. अरे नहीं नहीं नहीं, ये 50 हर्ट्ज क्या दे रखा है? एफ दे रखा है, The फ्रीक्वेंसी। frequency. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी से ओमेगा कैसे कैलकुलेट करते थे? सर्कुलर मोशन याद करो। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। अरे 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है? एक सेकंड में कितने बार कितने साइकिल्स हो रहे हैं कंप्लीट? 50। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? 50 साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं एक सेकंड में। तो और एक साइकिल में कितना रोटेशन होता है? 2 पाई 1 कंप्लीट। ठीक है, तो आपको ओमेगा क्या मिलेगा अगर आपको रेडियन पर सेकंड निकालना है? तो 2 पाई एक साइकिल में इंटू 50, कितने साइकिल कितनी देर में? एक सेकंड में। तो आपका ओमेगा क्या आ गया? 100 पाई रेडियंस पर सेकंड। तो ये आपका क्या आया? ओमेगा आ गया। और सेल्फ इंडक्टेंस, जो इंडक्टर का इंडक्टेंस दे रखा है क्वेश्चन में, तो कैन यू फाइंड आउट इंडक्टिव रिएक्टेंस? अभी इंडक्टिव रिएक्टेंस निकाल पाओगे? Yes sir. यस कितना सर। होता है? ओमेगा एल के बराबर। ओमेगा अभी कैलकुलेट किया 100 पाई, और एल कितना दे रखा है? 25 इंटू 10⁻⁻3। कैलकुलेट करो इसको, क्या आंसर आएगा? इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो वो है आंसर किस यूनिट में आएगा बच्चों? व्हाट इज द Sir, यूनिट ऑफ इंडक्टिव? ohm में. Sir किसमें ohm. आएगा? ओम। Sir, ohm. Ohms. ओम आएगा। वाई? ओम्स में क्यों आएगा बताओ? Sir SI सर unit ohm. Resistance. सर क्योंकि ये रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट है ना, तो ये रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट है और एसआई यूनिट भी है ओम, तो इसलिए क्या कि ये आपका आंसर है। कितना है? एक बच्चे ने सही आंसर दिया चैट बॉक्स में, 7.85। दिशा ने आंसर करा, शाबाश बेटा। तो 7. व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? 85 ohm. इसको कैलकुलेट करो आप ना, कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? पाई कितना होता है? 3.14। तो 314 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻3। तो ये आपका आ गया 25 इंटू 0.314, ये आ जाएगा 7.85 ओम्स। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इन द सर्किट तो आ गया 7.85 ओम्स। ठीक है, अब बताओ सेकंड क्या पूछा है? आरएमएस करंट इन द सर्किट, आई आरएमएस कैसे निकालोगे? क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर, और अभी क्या होता? I इज इक्वल टू V बाय Sir, cell. Yes. इंडक्टिव रिएक्टेंस लगा दो ना, तो वोल्टेज कितना है? 220 Sir, डिवाइड 220 volt. 7.85। 7.85. कितना आएगा इसका आंसर बताओ? कैलकुलेट करो सब बच्चे। डिम्पल ने देखो आंसर कर दिया 28 एम्पियर्स, है ना? तो 28 एम्पियर्स इज द आरएमएस करंट इन द सर्किट। करंट सर्किट के अंदर आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट क्या रहेगी? 28 एम्पियर्स। ठीक है बच्चे? Yes, sir. चलो आगे समझ, आगे बढ़े। Yes, sir. सर आपने ओमेगा कैसे निकाला सर? क्या बोल रहे हो? सर ओमेगा कैसे निकाला सर आपने? ओमेगा, ओमेगा बच्चे देखो सर्कुलर मोशन आप याद करो। सर्कुलर मोशन का एक बार आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। ओमेगा क्या होता है बताओ बच्चों? ओमेगा होता क्या है? एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी।
एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर कोई चीज एक सर्कल में रोटेट करती है तो एंगुलर वेलोसिटी कहाँ मिलती है? सेंटर ऑफ रोटेशन पे, है ना। यहाँ पे आपको ओमेगा मिलता है, और ये ओमेगा क्या होता है? थीटा डिवाइडेड बाय टाइम, कि एक गिवन टाइम में कितना थीटा घूमेगा। अच्छा मुझे बताओ, अगर एक पूरा वन कंप्लीट सर्कल कर ले तो कितना थीटा होता है? 2 पाई, है ना, 360 डिग्री यानी 2 पाई। और मान लो मैं बोलता हूँ कि भाई इस कंप्लीट सर्कल करने में मुझे टाइम लगा 0.2 सेकेंड्स का, तो एक सेकंड में कितने रोटेशन होंगे? 5। एक रोटेशन कंप्लीट करने में 0.2 सेकंड लगे, तो एक सेकंड में कितने रोटेशंस हो जाएंगे? 5, है ना। 0.1 डिवाइडेड बाय 0.2, तो ये 5 जो है ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड अगर दे रखा है एक कंप्लीट साइकिल करने में, अगर टाइम दे रखा है मान लो 0.2 सेकेंड्स, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन क्या रहेगी? 1 अपॉन टाइम, ये आप याद करो वहाँ से, 1/0.2 इज इक्वल टू 5। तो ये f की वैल्यू 5 दे रखी है। तो आप पूछ रहा हूँ कि एक सेकंड में कितना ओमेगा, कितना रोटेशन हो जाएगा, कितना थीटा रोटेट कर जाएगा एक सेकंड में, तो कैसे निकालोगे? 5 इज द फ्रीक्वेंसी, कि एक सेकंड में 5 चक्कर घूम गया, तो कितना थीटा हुआ बच्चे? एक सेकंड में 2 पाई इंटू 5। भाई एक सर्कल कंप्लीट करता तो 2 पाई एंगल कवर करता, 5 सर्कल कर लिए तो 2 पाई इंटू 5, इतना एंगल कवर किया कितने टाइम में? एक सेकंड में। तो ओमेगा निकालें तो थीटा डिवाइडेड बाय टी, थीटा की वैल्यू 2 पाई इंटू 5 यानी कि 10 पाई, और डिवाइडेड बाय टी 1 सेकंड, तो कितना आ गया? 10 पाई रेडियन पर सेकंड। तो ऐसे मैंने ओमेगा निकाला। तो यहाँ से ना सर्कुलर मोशन से जो फॉर्मूला आता है, ये तो आपको एक्सप्लेनेशन बता दिया। फॉर्मूला क्या आता है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। तो 2 पाई इज नथिंग बट एंगल कवर्ड इन वन रोटेशन, एंड एफ इज नथिंग एंगल नंबर ऑफ रोटेशंस इन 1 सेकेंड। तो ये आपका ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ आ जाता है। तो क्वेश्चन में देखो फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज, तो आपको ओमेगा निकालने के लिए क्या करोगे? ओमेगा कैसे करोगे कि भाई एक रोटेशन में 2 पाई और 50 रोटेशन में 2 पाई इंटू 50 यानी कि 100 पाई रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है जी? यस सर। यस सर। Yes, sir. समझ आया कि नहीं है कि ऐसे बोला मैंने? यस सर, आगे समझ। ऐसे कुछ समझा? ठीक है, तुम्हारे आंसर सही आ गए, 7.85 एंड 28 एम्पियर्स। ठीक है बच्चे, चलिए अब देखते हैं फेज डायग्राम फॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट। तो अब मुझे बताओ, जब हमने दो वैल्यूज देख ली, इक्वेशंस बताना बच्चे। वोल्टेज की क्या इक्वेशन थी? V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी और करंट की क्या वैल्यू आई? I इज इक्वल टू Im आई एम साइन माइनस पाई बाय 2। भूल जाओ तुम लोग, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। पाई बाय इंडक्टिव की बात कर रहे हैं। अब मुझे बताओ, क्या इनका फेज सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है सर। अलग अलग। फेज अलग अलग है, तो क्या इनका फेज डायग्राम भी अलग अलग होगा? यस सर। देखो अब इसका फेज डायग्राम देखते हैं। इसका फेज डायग्राम ये रहा। इसमें रेड कलर का जो प्लॉट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वोल्टेज को, और ग्रीन कलर वोल्टेज को। करंट। ठीक है, करंट तो अब देखो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू किस थीटा पे आई है बच्चे? पाई बाय 2 पे आ गई। पाई बाय 2। डिग्री पे ना, पाई बाय 2 पे है, 90 डिग्री पे आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। कैसे देखेंगे यार? देखो यहाँ पे 0 डिग्री है, एक्सिस पे क्या है? यहाँ पे ओमेगा टी है ना, ओमेगा टी। ओमेगा टी का मतलब क्या होता है? थीटा वैल्यू। तो आप देखो 0 डिग्री कहाँ पे? ओरिजिन पे। ओरिजिन पे जो चीज स्टार्ट हुई है वो 90 डिग्री पे क्या करेगी? मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि साइन थीटा फंक्शन है। तो साइन थीटा फंक्शन होगा तो बच्चे क्या है कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कहाँ पे आई? वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू आई पाई बाय 2 एंगल पे। ठीक है, करंट की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आई? पाई पे सर। पाई पे आई। ठीक है, करंट की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी? पाई पे, यानी 180 डिग्री पे। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 90 डिग्री का। फेज एंगल कितना था? 90 डिग्री। और कौन आगे चल रहा था? वोल्टेज। क्योंकि वोल्टेज का फेज ज्यादा था कि करंट का फेज ज्यादा था? वोल्टेज का ओमेगा टी और करंट माइनस पाई बाय 2 है, वोल्टेज का ज्यादा था। तो वोल्टेज आगे चल रही है, मतलब वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू पहले आएगी, फिर करंट की बाद में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ गई? 90 डिग्री पे आ गई। और करंट की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आई? 180 डिग्री पे। क्यों?
क्योंकि करंट ने अपनी जर्नी मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करी थी, ठीक है। तो ऐसा फेज डायग्राम अगर आपको दिखे जहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द फेज ऑफ द करंट एंड जो वोल्टेज है वो कितना आ रहा है 90 डिग्री, तो किसकी बात हो रही है, यानी कि हमारी प्योरली इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट। तो ऐसे फेज डायग्राम से डरेंगे नहीं, यहाँ पे हमें इक्वेशन से ही दिख रहा है यार कि वोल्टेज आगे चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू पहले आएगी, करंट बाद में आएगी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और साइनोसॉइडल है तो साइन फंक्शन जैसे तो दोनों चलेंगे ही चलेंगे, राइट। तो अब फेजर के साथ अगर इसको देखा जाए तो फेजर देखो, फेजर के बीच में क्या है भाई, इनिशियल फेज जो था, इनिशियल फेज क्या होता है ये बता देता हूँ आपको। देखो दोनों इक्वेशंस लिखवाओ, तुम लोग लिखवाओगे, फिर उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इनिशियल पॉइंट पे क्या होता है। पहले बताओ वोल्टेज की क्या वैल्यू होती है इंडक्टिव सर्किट में, V इज इक्वल टू Vm करंट की बताओ, करंट I इज इक्वल टू Im बच्चे। अब देखो अब इसमें क्या करना है, इनिशियल फेज का मतलब है इज इक्वल टू 0, इनिशियल का मतलब है 0। यस सर। ओरिजिन यानी टाइम इक्वल्स टू 0। तो मुझे बताओ कि जब t इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है, t इक्वल्स टू 0 हो गया मान लो, तो यहाँ पे ये वैल्यू 0 हो गई और यहाँ पे ये वैल्यू 0 हो गई। तो फेज ऑफ करंट इज -90 डिग्री एंड फेज ऑफ वोल्टेज इज 0 डिग्री। कब, जब इनिशियली बात हो रही है। तो अगर हम ड्रॉ करें इनिशियल फेज के इनिशियल टाइम पे, तो क्या आपको ऐसा दिखाई देगा कि भाई वोल्टेज जो है t इक्वल्स टू 0 पे क्या रहने वाली है 0, यानी कि वोल्टेज को अगर मैं ड्रॉ करूं तो वोल्टेज आपकी यहाँ रहेगी 0 डिग्री पे और करंट कहाँ रहेगा -90 डिग्री -90 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल क्या रहेगा 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो करंट जब t इक्वल्स टू 0 की बात करें तो वोल्टेज आपका कहाँ पॉइंटिंग है, वोल्टेज आपका 0 के अलोंग अलाइंड है, 0 डिग्री। करंट -90 डिग्री पे अलाइंड है, ठीक है। अब ये दोनों रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज और फिर आपका फेज डायग्राम ऐसा ड्रॉ हो जाएगा। देख लो वही चीज है यार, ये इनिशियल 0 पे अगर बात करो, अगर मैं इधर ड्रॉ कर दूं उस चीज को दोबारा से, उस फेजर्स को, तो क्या आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा कि यार जो वोल्टेज था मेरा, इसको रेड से ड्रॉ करते हैं, अपन ना इसको ब्लू से कर लेते हैं, करंट और उसको रेड से करते हैं। तो ये मेरा वोल्टेज है और करंट की तरह करंट इधर है। तो देख लो t इक्वल्स टू 0 पे जो भी वैल्यूज हैं वो देखो, 0 पे करंट वोल्टेज की शैडो की लेंथ कितनी है, पॉइंट है बिल्कुल यहाँ पे, और करंट की कितनी है, करंट की इधर है नेगेटिव में, तो इधर ये लेंथ ऑफ शैडो है। तो देख लो t इक्वल्स टू 0 यानी ओरिजिन पे क्या वैल्यू आ रही है, क्या मैच कर रहा है? यस सर। यस सर। देखो इधर अगर मैं टॉर्च जलाऊंगा तो रेड कलर वाले वेक्टर की शैडो की कैसी बनेगी, डॉट बनेगा खाली इधर, तो 0 वैल्यू दिख रही है मुझे प्लॉट में। और ये वेक्टर, ये जो करंट वेक्टर है ग्रीन कलर का, उसकी लेंथ कैसी बनेगी, उसकी लेंथ इसके बराबर ड्रॉ होगी, तो दिख रही है मुझे t इक्वल्स टू 0 पे। हाँ सलमा बच्चा। सर इसको एक बार रिपीट कर दो, समझ नहीं आ रहा। क्या नहीं समझ आया, थोड़ा थोड़ा बताओ कितना आ गया फिर बताएंगे, रिपीट तो कर देंगे। बताओ। सर ये फेजर वाला बताओ, ये वोल्टेज और करंट नहीं लग रहा पता। अच्छा थोड़ा ध्यान से सोचो, कितने बच्चों को समझ आ चुका है ये? चलो एक बार फिर से बताता हूँ, जिनको समझ नहीं आया ध्यान से देखो। देखो फेजर क्या होता है, फेजर वो है जो जिससे ड्रॉ करते हैं, इतना है ना, टेंशन लेने का नहीं है कि अपने को फेज और फेजर, आपको फिर सिर्फ फेज डायग्राम अगर समझ आए तो उतना सफिशिएंट होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी तुम सुनो एक बार, ये जो है ना फेजर ऐसा होता है, जो वेक्टर्स जिनको आप रोटेट करते हो, जैसे ये आपका हो गया वोल्टेज का, t इक्वल्स टू 0 पे बता रहे हैं, जो नीचे ड्रॉ किया था ना मैंने, कि 0 पे वोल्टेज आपका 0 के साथ अलाइंड है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज का इक्वेशन देखो ये होता है v इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज इनटू साइन ऑफ ओमेगा इनटू t। अगर मैं t की वैल्यू 0 रखूं तो क्या हो जाएगा बच्चे, t की वैल्यू 0 रखूंगा तो साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 कितना होता है 0, t की वैल्यू ही टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी, t इक्वल्स टू 0 पे वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 है ना। तो और करंट की वैल्यू, करंट का फॉर्मूला क्या आया था मेरा, I इज इक्वल टू
आई एम साइन साइन ओमेगा Sin टी omega. माइनस पाई बाय ओमेगा 2। साइन Minus ओमेगा pi. टी माइनस पाई बाय 2। पाई। अगर मैं माइन इसके अंदर 0 रखूं ओमेगा टी की वैल्यू को तो क्या होगा, आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इनटू साइन ऑफ माइनस पाई बाय टू। साइन ऑफ माइनस पाई बाय माइनस टू क्या पाई बाय 2। होता है, साइन ऑफ माइनस पाई बाय टू -1 इंटू आई एम, यानी करंट की मैक्सिमम वैल्यू का नेगेटिव आएगा आपका। कब, जब t इक्वल्स टू 0 की बात करोगे। तो t इक्वल्स टू 0 कब होता है, जब हम प्लॉट पे कहाँ होते हैं, ओरिजिन पे, यानी कि यहाँ पे 0 पे 0,0 यहाँ पे, ठीक है। तो t इक्वल्स टू 0 पे मैं फेज अगर ड्रॉ करूँ तो यहाँ से भी वैलिडेट हो रहा है बच्चे कि करंट कहाँ था मेरा, नेगेटिव पॉइंटिंग था, इधर था माइनस आई एम के बराबर। इसकी लेंथ कितनी है, आई एम, पॉइंटिंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन। और वोल्टेज कितना है, वोल्टेज का अगर ये है आपका वी एम, तो इनकी शेडो ड्रॉ होगी। शेडो का मतलब होता है कि इधर कितना प्रोजेक्शन होगा, कितना प्रोजेक्शन ऑन द वर्टिकल एक्सिस। तो टॉर्च उठाओ, अगर आप लाइट ऐसे सोचो कि भाई इधर से लाइट आ रही है, तो शेडो क्या होती है, या प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन शेडो होता है। प्रोजेक्शन को शेडो भी बोलते हैं, साइन थीटा भी बोलते हैं प्रोजेक्शन, या फिर हम बोल लेते हैं कि इस पे कितनी लेंथ बनेगी इसकी परछाई की, ठीक है। तो मुझे देखो, बताओ कि ये जो रेड कलर का वेक्टर है, इसकी परछाई की लेंथ क्या बनने वाली है, अगर पीछे से लाइट आएगी तो। डॉट, एक बिंदु बनेगा खाली। अरे बताओ, एक बिंदु नहीं बनेगा खाली, क्योंकि यस ये सर। लेंथ यस सर। वाइज है। और अगर Yes, किसी sir. चीज को टॉर्च के आगे ऐसे लंबा अड़ा दिया जाए, है ना, टॉर्च के आगे बिल्कुल ऐसे लंबे लेंथ के लॉन्ग अलाइन कर दिया जाए, तो क्या होगा, इसकी लेंथ के बराबर शेडो बनेगी। और यही क्या है मेरी, ये क्या है, आई एम। तो ये ऐसे हम लोग जान सकते हैं कि भाई करंट और इनके बीच में ऐसा रिलेशन एस्टेब्लिश होगा। ये इनका इनिशियल फेज है π/2, और जब ये फेज ड्रॉ, एंगल ड्रॉ होगा, तो हमेशा इनके बीच में एक π/2 का डिफरेंस हमेशा रहेगा। और 1/4 साइकिल भी बोल सकते हो उसको, क्योंकि 1 साइकिल में कितना थीटा होता है बच्चे, 2 पाई। तो π/2 थीटा किसको करस्पॉन्ड करेगा, 1/4 ऑफ द साइकिल। तो 1/4 वोल्टेज हमेशा लीड करेगा करंट को, कितना कितना लीड करेगा, 1/4 ऑफ द साइकिल से, या फिर π/2 एंगल से। कब, इन द केस ऑफ प्योरली इंडक्टिव सर्किट। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज हमेशा करंट से आगे रहेगा। कितना आगे रहेगा, π/2 एंगल, कितना आगे रहेगा, 1/4 ऑफ द साइकिल, ठीक है। तो ये चीजें समझ आई तुम्हें। यस सर। यस। Yes, sir. देखो यस बेटा, अब सर। इसका एक का तरीका ये है कि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो समझ आएगी। दूसरा, हम इसको रिवाइज करेंगे, नोट्स जो आपको भेजे जाएंगे ना, इनको देखेंगे बार बार, ड्रॉ कर करके देखो। ये फेज डायग्राम ड्रॉ कर लो, क्योंकि नई चीज है ना हमारे लिए। भाई फेज डायग्राम ने आज से पहले तो देखे नहीं, ये होता क्या है, तो इनको ड्रॉ करके देखो। जैसे मैंने आपको बताया उस चीज को ड्रॉ करके देखो। एक बार अगर समझ नहीं आता तो क्लास की रिकॉर्डिंग में जाके फिर वहां पे उस पर्टिकुलर पार्ट में जाओ और ड्रॉ करके देखो खुद से। तो फिर है ना, जब कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि हाँ यार, इसमें कुछ अलग तो है नहीं, साइन के हिसाब से वैल्यू वेरी कर रही है, और इसमें इनिशियल वैल्यू के अकॉर्डिंग इनमें बीच में डिफरेंस आ गया। तो इतनी सिंपल सी चीज़ है। एक दो बार इसको ड्रॉ करोगे सभी फेजर डायग्राम्स को, नोट्स में से शॉर्ट नोट्स एसी के मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ पे सारे ड्रॉ कर रखे हैं, तो उनको बार बार ड्रॉ करोगे तो आप ना, आपको आइडिया लग जाएगा। और द बेस्ट वे इज टू प्रैक्टिस, वही तरीका है इनको याद रखने का, तो भूल जाओगे। हाँ जी हितेश। हितेश, डाउट है? No, sir. तो ये हमने देख लिया, ये फेज डायग्राम से इसके। अब अगर पावर इन द प्योरली इंडक्टिव सर्किट की बात करें, ठीक है, तो अभी है ना, इस पावर को छोड़ देते हैं क्योंकि पावर थोड़ा लेंदी जाएगा, इसमें 15 मिनट एटलीस्ट लगेंगे। तो वी विल स्टार्ट विद द क्या करेंगे, जो आपको होमवर्क दिया था, कितने बच्चों ने किया है यार, यूनिट एंड डायमेंशंस होमवर्क कितने बच्चों ने किया? हाँ, बाकी 7 बच्चों ने किया, बाकी सब लोगों ने नहीं किया। हाँ, बाकी सब लोगों ने नहीं किया है ना। तो अब क्या करना है, हाँ जी,
क्या करना है, कराऊं कि ना कराऊं फिर? सर करवा दो। ठीक है, कल हम क्वेश्चन नंबर 13 ये कर चुके थे, ठीक है, ये क्वेश्चन हम कर चुके थे, ये मैंने ही आपको करा दिया था चलते चलते, और होमवर्क भी दिया था इन केस, उसको सॉल्व करो फटाफट, फिर इससे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को करो, फिर आगे बढ़ेंगे। If the error in the measurement of radius of a sphere is 2%, then the error in the determination of volume of the sphere will be. इस स्फीयर के वॉल्यूम को डिटरमाइन करने में कितना एरर आएगा? तो पहले वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला लिखो, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें 4/3 पाई तो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, आर क्यूब पे डिपेंड कर रहा है खाली। तो कल हमने एरर कैसे देखे थे भाई, परसेंटेज एरर क्या हो जाती है, परसेंटेज एरर इन voltage is equal to 3 times of percentage error in 3, क्यों, क्योंकि 3 डिग्री पे डिपेंड कर रहे हैं, पावर 3 पे ना, 3% ऑफ एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस। मेजरमेंट ऑफ रेडियस में कितना एरर है, 2%, तो वॉल्यूम मेजरमेंट में कितना आएगा, वॉल्यूम कैलकुलेशन में 6%। 6%। 6% इज द आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करो। The density of a cube is measured by measuring its mass and length डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम। तो की बात हो रही है क्यूब की, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ ए क्यूब इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड। इफ द मैक्सिमम एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ आर दिस, द मैक्सिमम एरर इन मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी विल बी वुड बी। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, डेंसिटी को लिखना है जो गिवन वैल्यूज है उनके टर्म्स में। तो क्या क्या मेजर किया मैंने, एक तो मास मेजर किया और दूसरा साइड मेजर किया। तो क्या डेंसिटी ऑफ ए क्यूब कैन बी रिटन एज मास अपॉन ए क्यूब, बिकॉज ए इज द साइड। यस सर। तो ए क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ना, साइड का क्यूब ही तो होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो मैंने वॉल्यूम की Yes, जगह sir. किया ए क्यूब। अब तो मेरा क्या आ गया, डेंसिटी इज इक्वल टू एम बाई ए क्यूब। तो अब मैं लिखूं परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी अगर लिखा जाए तो ऐसे लिख सकते थे कोई इक्वेशन वाइज की डेल्टा रो बाय रो इनटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 प्लस 3 इंटू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100। तो डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 क्या होता है, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास कितना है बच्चे, 3%। तो डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 कितना है, परसेंटेज मेजरमेंट एरर इन मेजरमेंट ऑफ, 2%। ठीक है। तो इनकी वैल्यूज अगर सब्स्टिट्यूट की जाए तो क्या होगा बच्चों, 3 प्लस 3 इंटू 2 कितना हो गया, 3 प्लस 6 यानी कि 9%। 9%। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना। Yes, sir. यस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 करो। Percentage error in measurement of mass and speed are this. The error in estimation of kinetic energy. Kinetic energy क्या होता है, फॉर्मूला बताओ। हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर। Half तो this. जो एरर आएगी काइनेटिक एनर्जी में, क्या वो मास में जो एरर है उसको लिखो पहले, मास में कितना है 2% प्लस 2 इंटू वोल्ट वेलोसिटी मेजरमेंट में जो एरर है स्पीड मेजरमेंट कितना है 3, कितना आ जाएगा आंसर फिर मेरा, 8। Option A. 8%. सर ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 करो।
यहाँ पे परसेंटेज एरर आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। दीक्षा आपने कर लिया था क्या बच्चे, घर पे कर लिया था या अभी किया? मुस्कान, दीक्षा, सबका सही आंसर है, ठीक है। 2% इज द राइट आंसर। देखो यहाँ पे क्या करना है बच्चों, यहाँ पे ना आपको परसेंटेज एरर नहीं दे रखे, बट वी कैन कैलकुलेट, ठीक है। ए सर्टेन बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी इज गिवन एज, उसका वॉल्यूम गिवन है, और पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड वॉल्यूम, मास के जो मेजरमेंट है उसमें ये एरर है और वॉल्यूम में ये एरर है। तो हाउ टू कैलकुलेट मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी? डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी मेजरमेंट अभी हम लिख रहे थे ना, क्या था? डेल्टा रो बाय रो इंटू 100, ये तो मुझे कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 प्लस डेल्टा वी बाई वी इंटू 100। क्या करें, डेल्टा एम की वैल्यू कितनी बच्चों? मास मेजरमेंट में कितना एरर आ सकता है? 0.01, और टोटल मास कितना है? 22.42 इंटू 100 प्लस डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा वी कितना है? 0.1 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 4.57 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 100। तो इसको कैलकुलेट करोगे राइट साइड वाली चीज़, तो ये आएगा आपका 2%, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे खाली आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप करना है, जिसमें क्या करना है, आपको परसेंटेज दे नहीं रखा तो आपको कैलकुलेट कर लेना है कि भाई एक मेजर्ड वैल्यू है और एक एरर्स है ना, तो भाई इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। The area of rectangular field of length this and breadth this after rounding of the value for correct significant is, ठीक है। एरिया कैलकुलेट करना है और फिर उसको राउंड ऑफ करना है करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। आया आंसर? यस सर। क्या है? ऑप्शन सी। सर ऑप्शन सी की सी। डी? सी की यस सर ऑप्शन सी। सी आएगा कि डी सी आएगा, आएगा। ये बताओ। सर सी। सर सी। तो अगर सिर्फ अगर एक चीज और भी लिख दी यार इसने, राउंडिंग ऑफ भी करना है ना, यस टू सर। राउंड ऑफ। तो अगर मान लो करेक्ट सीधा पूछता है कि करेक्ट राइट द आंसर टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो लिख देते तुम, क्या लिखते फिर? सर सी। बी लिखते बच्चे, फिर भी बी नहीं लिखते। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ सकते हैं ये बताओ, आंसर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ सकते हैं ये बताओ। 2। तो पहले मुझे बताओ कि ऑप्शन सी में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है और बी में कितने हैं? क्या बी में 4 सिग्निफिकेंट फिगर दिखाई दे रहे तुम्हें? यस सर। यस सर। और सी में 5 है।
तो हमारे मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? और 2 आ सकते। 2 आ सकते हैं। तो पहली बात तो कि दो सिग्निफिकेंट फिगर कौन से ऑप्शन में है, खाली ये बताओ। डी में। डी में। ऑप्शन डी में। तो वैसे हम डायरेक्टली टिक कर सकते थे इसको, ठीक है। अदरवाइज आप जिन्होंने भी कैलकुलेट किया तो इसका आंसर आएगा 1382.5, ठीक है। फिर क्या आप दिमाग लगा के क्या करोगे कि यार इसको ड्रॉप कर देता हूँ तो 1382, तो ये हो गया तुक्का, गलत बात, क्योंकि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स तो बराबर हुए ही नहीं ना। इनपुट वैल्यूज क्या थी? 55.3, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3। दूसरी वैल्यू क्या थी? 25, इसमें कितने हैं? 2। तो जो आंसर आएगा इसका, उसमें क्या कितने अलाउड है मैक्सिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स? 2, ठीक है। तो कैसे करोगे बच्चे इसको? फिर 1382.5 आ गया, तो क्या करोगे यार, इसको आप ना 1.3825 लिखोगे इंटू 10⁻³ लिखोगे, इसको राउंड ऑफ करोगे 1.4, और इसको क्या करोगे 10⁻² करोगे, और 3 को ना करना पड़ेगा 14 इंटू 10⁻² करना पड़ेगा, तब ऐसे लिखोगे। अदरवाइज फिर इसमें आपका मतलब ये ऑप्शन है नहीं, अगर ये होता तो भी लिख सकते थे 1.4, बट ये हमारा ऑप्शन नहीं है, तो फिर हमने 10⁻² इसके टर्म्स में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर 1.4 10⁻³ ऑप्शन होता तो भी वो सही होता, ठीक है। लेकिन हमारे अवेलेबल ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है? 14 इंटू 10⁻²। ये सही केवल इसलिए हुआ क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स अलाउड इन द फाइनल आंसर इज मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द इनपुट वैल्यूज। तो मिनिमम कितना था? 25 में 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, तो हमारे फाइनल में भी 2 ही आएंगे भाई। चलो ये करो। नाइन 9.99 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है बच्चे? 3 सर 3। और 0.0099 में 2 ही है। 4 2 4 है। 4 2 नहीं है, 4 है यार। zeros to the 4 है सर। zeros to the left of नॉन जीरो वैल्यूज है ना। डेसिमल में क्या होता है? ये 0 0 है ना, ये सिग्निफिकेंट है, तो क्या करोगे? 4 है, तो मिनिमम कितने हो गए? 3 हो गए कि 4? 3। ऑप्शन बी आ जाएगा सर। ऑप्शन बी। तो फाइनल सर आंसर में ऑप्शन बी। फाइनल आंसर में 3 ही अलाउड है, तो कौन सा आंसर सही आएगा फिर? ऑप्शन नंबर सर ऑप्शन बी। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी बच्चों आपकी, मल्टीप्लाई नहीं सब्ट्रैक्शन के बाद वैल्यू कितनी आ रही है? 9.98 कुछ आएगा इसके आगे, मान लो 01 आ गया, तो आपको इनको ट्रिम करना पड़ेगा, ये उड़ जाएगा राउंड ऑफ के बाद, 9.98 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फिर उस केस में, ठीक। चलो ये करो डायमेंशन ऑफ दिस। अब डायमेंशनल फॉर्मूला के बेसिस क्वेश्चन आ रहे हैं। डायमेंशंस ऑफ MLT-2 A-2 बिलोंग्स टू। MLT-2 क्या किसका होता है? फोर्स। और A-2 किसका होता है? करंट का स्क्वायर है ना। यस सर। हाँ, तो किसका कौन सा आंसर है फिर? व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ठीक है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का जो यूनिट है वो MLT-2 A-2 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसके जो सभी है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स का, सेल्फ इंडक्टेंस का, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का, ये सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप इनको देखना और इनके जो फॉर्मूलाज हैं उनसे कोरिलेट करके देखना, तो आपका ये सारा आएगा। ये वाला आंसर जो है, दिस इज द आंसर फॉर मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, जो कि आपका MLT-2 A-2 यहाँ पे होगा। चलो, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल है। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के पास क्या होता है? डायमेंशंस होते हैं एंगल के पास।
नो देखो नो सर। दो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और 2 सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में क्या होता है, प्लेन सर एंगल। ऑप्शन ए होगा। सर ऑप्शन ए होगा। तो इनके पास क्या होगा, यूनिट होंगी। प्लेन एंगल का क्या होता है, रेडियन, और सॉलिड एंगल का क्या होता है, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। ठीक है, और इनके पास कोई डायमेंशंस नहीं होती, बिकॉज एंगल्स आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। क्यों होता है एंगल डायमेंशनलेस, क्योंकि ये रेशियो होता है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। आर्क लेंथ का भी डायमेंशन लेंथ में होता है और रेडियस का भी लेंथ में। तो थीटा इज ए डायमेंशनल क्वांटिटी बिकॉज इट इज रेशियो, है ना। तो इसलिए एक का हो गया यूनिट होगा दोनों का, एक का रेडियन एक का स्टेरेडियन, दूसरे का कोई डायमेंशन इनका होगा नहीं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 21 करो। एनर्जी का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला? एनर्जी सर ml स्क्वायर t माइनस फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो ml2 t माइनस 2, ये वर्क का भी यही होता है और एनर्जी का भी यही होता है। ठीक है, और ग्रेविटेशन कांस्टेंट का कैसे निकालोगे? अगर किसी को याद है तो लिख सकते हो m-1 L3t माइनस 2, और याद नहीं है तो कैसे निकालोगे? ग्रेविटेशनल फॉर्मूला से, G इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर। सॉरी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, है ना। तो F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से आपको फोर्स का पता है, मास का पता है, आर का पता है, तो वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो जी के डायमेंशंस को। कैलकुलेट कर लो या फिर लिख लो सीधा, जी का डायमेंशन क्या है? जी का डायमेंशन क्या है? m-1 L3 t माइनस 2। कैलकुलेट में लेफ्ट में कर रहा हूँ, आप जिनको ये फॉर्मूला एब्जॉर्ब हो रहे हैं वो कैलकुलेशन करो ई बाई जी की। अदरवाइज जिनको जी का फॉर्मूला नहीं पता वो मैं कर रहा हूँ। F इज इक्वल टू सर m1 L माइनस 3 t माइनस। क्या है बच्चे? सर ऑप्शन बी सर। सर ऑप्शन बी आ रहा है। बी आ रहा है। सर ऑप्शन बी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कर लो इसको, ऑप्शन बी मान लेते हैं। आपने बोल दिया ऑप्शन बी सही है, करोगे तो टाइम वैसे भी दिख रहा है कि टाइम से टाइम कट जाएगा, लेंथ माइनस यस 1 सर। हो गया। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, वो मैंने शायद क्लास में भी करा दिया था आपको, ये वाला स्ट्रेस। डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस आर, स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो फोर्स का क्या होता है? एरिया। एरिया आपका हो गया माइनस 2। सी ऑप्शन। -1 t माइनस सर ऑप्शन सी। सी है सर, सी। सी। डी आएगा यार, डी। एरिया का क्या होता है? ml t माइनस 2 डिवाइडेड बाय, सॉरी ये फोर्स का एरिया का क्या होगा? L2, तो क्या आएगा? ml-1 t माइनस 2। ऑप्शन डी। यस सर, ऑप्शन बी। ठीक है, द पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस। सेम डायमेंशन किस किस के होते हैं बताओ? क्वेश्चन नंबर 20 के सर वर्क एंड टॉर्क। सर वर्क एंड टॉर्क। देखो, टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है फोर्स इनटू सम आर्क लेंथ, F डॉट डी आर, है ना। तो F आर कोर्स। यस सर। और ये वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स को लेंथ से मल्टीप्लाई करो तो वर्क मिल रहा है, फोर्स को ही लेंथ से मल्टीप्लाई करो तो टॉर्क मिल रहा है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। और इम्पल्स क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम, तो ये गलत हो गया। एंगुलर मोमेंटम और इम्पल्स का यूनिट बराबर होता है, वर्क का नहीं होता, ये गलत हो गया। यंग्स मॉडुलस और एनर्जी, ये तो कभी दूर दूर तक ठीक नहीं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बाकी इसका कैलकुलेशन आप यहाँ देख सकते हो, अलग अलग इम्पल्स का, सरफेस टेंशन का, ये सब कर। ओके, डायमेंशंस ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2। तो इसमें आपको म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? डायमेंशंस। कैसे निकालोगे? एक तो निकल जाएगा आपका ओम्स लॉ, उससे सॉरी कौन सा लॉ होता है भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो लॉ है, दैट इज कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ। हाँ, ओम्स लॉ बोल रहा हूँ। कूलम्स लॉ से आपको एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा,
और म्यू नॉट आपको मैग्नेटिक वाले फॉर्मूला से मिल जाएगा ये, ठीक है। स्पीड, अच्छा स्पीड ऑफ लाइट से भी निकाल सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आपको स्पीड ऑफ लाइट से डायरेक्टली पता चल गया, ये भी तरीका है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला और इसका जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा, तो LT - 1, ठीक है। अदरवाइज उन फॉर्मूला से कैलकुलेट करोगे तो भी आ जाएगा, इसको ट्राई करना। ऐसे ऐसा फॉर्मूला आपका आएगा नहीं तो टेंशन ज़्यादा लो मत, ठीक है। ये भी आपको एप्सिलॉन नॉट और ई का फॉर्मूला ये देखने पड़ेंगे कैलकुलेशन, तो सेम कर लोगे ये, ठीक है। म्यू नॉट ऐसे निकलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, और एप्सिलॉन नॉट का क्या होता है वो आप कैलकुलेट कर लो। तो आपका ये जब वैसे भी एडजस्ट करोगे तो ये फॉर्मूला आएगा, अदरवाइज अलग अलग कैलकुलेट कर लो कूलम्स लॉ से, तो वैसे हो जाएगा, ठीक है। इसको कर लो। अब करते हैं कुछ अलग, द डायमेंशन ऑफ हाँ ये करो, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई M, L और T के फॉर्म में A की पावर ABC दे दिया आपको क्वेश्चन। तो ये पूछ रहा है कि क्वांटिटीज बताओ, ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, A, B और C की वैल्यूज पे डिपेंड करके। ज़्यादा टफ कुछ नहीं है, वैल्यूज डाल डाल के देखो। अगर वेलोसिटी में मास आएगा क्या, नहीं आएगा तो काट दो। एक्सेलरेशन में मास आएगा, नहीं आएगा, काट दो। नहीं आएगा सर। भाई मास की पावर सर ऑप्शन डी। तो मास की पावर A है तो मतलब क्या, ऑप्शन डी है सर। मास आना चाहिए फॉर्मूला, ये गलत, ये गलत। बिकॉज अगर पावर 1 आ गया तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। फोर्स में M आएगा, बिल्कुल आएगा, तो यहाँ 0 है तो ये अलाउड नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये प्रेशर क्या होता है, प्रेशर आपको पता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है। तो MLT - 2 था, नीचे एक टी स्क्वायर गया तो एक -1 आ गया, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक। चलो, which of the following 5 physical quantities have the same dimensions? इनमें से किसका डायमेंशन सेम है? तो यार ये भी आप लोग कर सकते हो कैलकुलेट करके, ये करना अपना होमवर्क ले लो इसको। इधर आपको कैलकुलेशन देखना नहीं तो यहाँ पे देख लेना, ठीक है। इसके अलावा डायमेंशन इलेक्ट्रिक सर्किट डायमेंशन ये भी हो जाएगा तुम्हारा, कुछ नहीं है। रेशियो ऑफ डायमेंशन ये भी कर लो। अभी है ना एक लेंथी क्वेश्चन कराता हूँ, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन तो अभी निकाला था हमने, हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। M-1 L3T - 2 ये तो हो ही चुका है, ऑप्शन ए डायमेंशन ऑफ ये हो जाएगा, पिछले क्वेश्चन पे डिपेंडेंट है सारा। वाई विच पेयर डू नॉट हैव इक्वल डायमेंशन, ये भी हो जाएगा, सेम कंसेप्ट है, ये हम कर चुके थे फोर्स वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन विल बी सेम एज दैट ऑफ टाइम, ये भी आपका हो जाएगा। डायमेंशंस ऑफ RC, डायमेंशंस ऑफ प्रेशर, ये भी आसान है। कंटिन्यूस डायमेंशन अकॉर्डिंग टू ये करो। क्वेश्चन नंबर 40, एक लास्ट क्वेश्चन है बहुत अच्छा सा, वो आपको करना है, करो ये क्वेश्चन नंबर 40 करो, फिर कराते हैं।
कर रहे हो? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सर। बताओ कौन समझाएगा कैसे है ऑप्शन डी? हैंड रेज करो, कौन बताएगा? शिखा बताओ। सर मैं इक्वेशन दी हुई है, उसमें n के डायमेंशंस निकालना है, मतलब ईटा इक्वेशन दी। का डायमेंशन निकालना है आपको, है ना? तो ये क्या है, फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अंदर डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड क्या होता है बच्चे? वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है ये बताओ पहले। वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी सर विद रिस्पेक्ट टू हाइट, है ना? तो v क्या है? v इज द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी, और z क्या है? लेंथ के डायमेंशंस होंगे z के, ठीक है? यस सर। तो एल टी माइनस वन। डेल्टा v बाई डेल्टा z का डायमेंशन क्या होगा? एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाई एल। तो क्या होगा? t सर माइनस टी वन होगा। t यस माइनस वन सर। आ गया वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशन। तो अब आपको ईटा का बताना है। फोर्स का क्या होता है? ml t माइनस टू टी इक्वल्स टू माइनस टू। ईटा के डायमेंशंस लिख दिए मैंने, इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है? एरिया कितना होता है? एल स्क्वायर सर। और ये t माइनस वन, ठीक है बच्चे? तो क्या होगा? अब देखो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी याद है तो ठीक है, थोड़ा बता देंगे। ईटा इज इक्वल टू ml t माइनस टू और डिवाइड बाई L2 t माइनस वन। तो बच्चे इसको करेंगे तो कौन सा आ रहा है हमारा आंसर? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आ रहा है सर। ऑप्शन डी। सर ऑप्शन डी आ रहा है। ऑप्शन डी सर। माइनस थ्री आएगा कि माइनस सर वन? माइनस होगा सर, माइनस वन आएगा, माइनस आएगा सर। नीचे, अच्छा नीचे माइनस वन आएगा ना, ओके हाँ यस सर। ठीक है। तो ठीक है, तो m माइनस, तो ऑप्शन डी आ जाएगा, ठीक है? अब न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी जिनको नहीं पता, देखो ये वाली इक्वेशन तो बच्चे यहाँ भी लिखी हुई है, यहाँ से देख लेना। मैं न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी थोड़ा सा यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। ये फ्लूइड मैकेनिक्स का टॉपिक है। देखो एक अगर प्लेट है, ठीक है? प्लेट है या बोट है या कोई ऐसी चीज़ है जो पानी के ऊपर तैर रही है, ठीक है? ये किसी वेलोसिटी v से जा रही है, इस पे कोई फोर्स लगाना पड़ रहा है, फोर्स टू मेक इट मूव, ठीक है? विद सम वेलोसिटी v। वेलोसिटी कितनी है? v वेलोसिटी है। और क्या नीचे क्या भरा हुआ है? पानी या कोई लिक्विड। इस लिक्विड के ऊपर ये मूव कर रही है। सरफेस की वेलोसिटी जो है वो जीरो है। तो वेलोसिटी कहाँ से कहाँ बढ़ रही है? जीरो से लेकर v, जीरो से लेकर v बढ़ रही है, ठीक है? तो ये जो है ना, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट कहलाता है। भाई यहाँ पे वेलोसिटी आपकी जीरो है और इधर तक आए तो वेलोसिटी कितनी हो गई? तो v के बराबर होगी, ठीक है? और फोर्स किसके बराबर होता है इस केस में? ईटा a डेल्टा v बाई डेल्टा z। और z क्या है बच्चे? z इज दिस हाइट। तो ग्रेडियंट क्या होगा? कितनी वेलोसिटी बढ़ी कितनी हाइट में? तो डेल्टा v बाई डेल्टा z। तो वेलोसिटी के यूनिट्स, हाइट के यूनिट, एरिया के यूनिट। एरिया इज द प्लेट, एरिया इज प्लेट का, है? तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि भाई ये न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी है। ऐसे आप फोर्स कैलकुलेट करते हो, विस्कस फोर्स, है ना? तो ऐसे आपको यहाँ पे इस फॉर्मूला में वैल्यूज डालनी थी तो हो गया। तो बोलने को तो यूनिट एंड डायमेंशन है, लेकिन यहाँ पे 11th का भी अच्छा खासा आ जाता है ना, पूरा सिलेबस 12th का भी आ जाता है। तो इसलिए इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने बताया था 48 में से कितने पूछे गए? 24 इसी में से। क्यों? क्योंकि टॉपिक्स क्लब हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, राइट? सेल्फ इंडक्टेंस है तो ये आप ईएमएफ के फॉर्मूला, ईएमआई में से कर सकते हो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला। देखो ईएमएफ इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, इसे फॉर्मूला डाले आपने तो आपको सेल्फ इंडक्टेंस एल का मिल गया कि ईएमएफ डिवाइडेड बाय, तो ये आपका मिल गया एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू। ये सेम फॉर्मूला ऊपर भी था, तो ये वही है। टॉर्क का निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में मैं आपको डायरेक्टली करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है? वो एक बार और ट्राई करते हैं फिर छोड़ देंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 49 ये करो। If force F, velocity and time are taken as fundamental units, then the dimensions of mass के dimensions क्या होंगे? जैसे अपने फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है? mlt, मास, लेंथ एंड टाइम। अगर उनको हटाकर डायमेंशंस क्या ले लिए जाए? फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। तो मास के डायमेंशंस क्या? इस नए सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मास के डायमेंशंस क्या होंगे? इसको ना, ये इसको इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक प्रोसेस होता है, वो आप समझ जाओगे तो फिर कैसे भी क्वेश्चन आएगा कर पाओगे।
सर ऑप्शन सी। देखो बच्चे कैसे करेंगे पहले ये समझाता हूँ। जिनका आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनका ऑप्शन नहीं आया है, जिनको समझ नहीं आ रहा, देखो फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं बच्चे, वैसे बताओ मुझे। MLT माइनस -2 ठीक है, मैंने बोल दिया कि फोर्स को एक फंडामेंटल क्वांटिटी लिया गया, मैंने बोला कि चलो फोर्स की पावर x रहा होगा, ठीक है, जो भी मैं निकालना चाहता हूँ, ठीक। फिर उसके बाद दूसरा यूनिट क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, l t माइनस 1, इसकी पावर 1 y रहेगा, ठीक है। और तीसरा क्या है, टाइम टाइम। तो टाइम t की पावर मैंने बोल दिया कि भाई z रहेगा। और ये Z क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए बच्चे, किसके बराबर होना चाहिए, किसके यूनिट है ये, मास के। मास तो m की पावर 1 के बराबर होना, ठीक है। अब जो लेफ्ट हैंड साइड में जितना भी है ना, वो सारा मल्टीप्लाई होकर क्या आना चाहिए फाइनली, m के बराबर। और उसके बाद मुझे x y z की वैल्यू अगर मिल जाए तो मैं लिख पाऊंगा कि फोर्स की पावर x, ठीक है, वेलोसिटी की पावर y और टाइम की पावर z जो है x y z अगर निकाल पाया तो फिर जो यूनिट ऑफ मास होंगे वो मैं लिख पाऊंगा, राइट। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, अब लेफ्ट में देखो, लेफ्ट में देखो क्या लिखा है, ml t-2 की पावर x। तो मैं क्या करूं, मल्टीप्लाई कर दूं बच्चे, m की पावर x, l की पावर x, t की पावर -2x, ठीक। इनटू इनटू क्या करना है, l की पावर 1, t की पावर -1, तो t की पावर z टू m की पावर 1। अब देखो m की पावर 1 ऐसे भी लिख सकता हूँ, m की पावर 1, l की पावर 0 और t की पावर 0, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मास को लेता हूँ, लेफ्ट हैंड में मास किधर है, m की पावर x है खाली, और राइट में मास कहाँ पे है, m की पावर 1 है। तो x की पावर क्या आ गई, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 1, सर। यस ठीक है। सिमिलरली अब मैं लेंथ की वैल्यूज को इक्वेट करूंगा। लेंथ क्या है, लेंथ की पावर x है, फिर उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, और कहीं है x, लेंथ लेंथ पे लेंथ की यस पावर सर। y है, और बस इतना ही है, इज इक्वल टू लेंथ की पावर 0 है। तो यहाँ से मुझे पता चला कि l की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू l की पावर 0। यहाँ से मुझे मिला कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो y क्या होगा फिर, y की वैल्यू क्या हो गई, माइनस -x के माइनस बराबर, यानी कि 1। भाई x यहाँ 1 आ गया था तो y क्या आ गया, -1 आ जाएगा। सिमिलरली अब मैं कंपेयर करूंगा वैल्यू ऑफ t को, t की वैल्यूज कंपेयर की जाए तो t की वैल्यूज क्या क्या है, t की पावर -2x है, फिर उसके बाद क्या है, t की पावर -y सर, -1, और फिर क्या है, t प्लस की z, पावर, प्लस और प्लस ये z। किसके बराबर है, t की पावर 0। तो अब मैं इसको लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ कि -2x -y प्लस z इज इक्वल टू 0, ठीक है। या वैल्यूज रख दो, -2x क्या है, -2, -y की जगह क्या आएगा, +1 1 प्लस z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ z क्या आ रहा है बच्चे, z इज इक्वल टू 1, 1 z की वैल्यू 1। तो अब मुझे क्या लिखना था, मुझे मास की वैल्यू लिखनी थी एफ वी और टी के टर्म्स में। तो क्या क्या आना चाहिए मेरा, फोर्स की पावर x है, वेलोसिटी की पावर y और z की पावर, तो t की पावर z है। तो x y z की अगर मेरे पास वैल्यू आ गई तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि फोर्स की पावर x, x की वैल्यू 1 है, वेलोसिटी की पावर y है तो यानी -1, और टाइम की पावर 1, f1 सर -1 होगी, क्या, सर टाइम की -1 होगी ना, -2 + 1 तो -1 होगा। अरे z इस साइड में ही है ना, लेकिन तो दूसरी साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1 होगी सर, 1 ही होगी। 1 होगी। सर 1 ही होगी। हाँ तो भी तो कह रहा हूँ 1 ही होगी यार। क्या आंसर आएगा फिर मेरा, ऑप्शन डी आ जाएगा। ऑप्शन सही आंसर। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आ जाना चाहिए। सही आया कि गलत आ गया यार, सही आया है शायद, ऑप्शन डी है। सही है सर। गलती हमने करी नहीं है कहीं, या तो जेड तो 1 ही आएगा, तो फिर एक बार चेक भी कर लेते हैं। हाँ डी तो है यार। तो क्या करा हमने, ये प्रोसेस समझ आया, ये प्रोसेस, ये ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं मिल सकता है, कई वेरिएशन में मिलेगा कि आपने फंडामेंटल सिस्टम को ही बदल दो, जिसमें फंडामेंटल क्या होगा, फोर्स होगा, वेलोसिटी होगा,
टाइम होगा, तो वैसे में मास का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ। अगर इसी में लेंथ का पूछ लेता तो भी कर पाते, राइट साइड में m0 l0 लिख देते, यस सर। xyz की वैल्यू। टाइम का पूछते तो टाइम का भी कर पाते, बिल्कुल कर पाते। कर पाते वेलोसिटी का पूछ लेते तो सबका कर पाते। वेलोसिटी का पूछ लेते तो सीधा ही लिख देते f0 v1 t0। वेलोसिटी इज द फंडामेंटल यूनिट ना, वेलोसिटी तो हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में ही आ गया ना भाई, फोर्स और वेलोसिटी और टाइम के टर्म्स में लिखना है। तो वेलोसिटी का पूछते तो क्या लिखते f0 v1 t0। ठीक है सर। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा जो क्वेश्चन इसमें बचे हैं ना, वो सिमिलर कंसेप्ट्स पे हैं, तो आप सब लोग उन क्वेश्चंस को कर लोगे, करोगे एज ए होमवर्क। यस सर। उसके बाद अगर डाउट आता है तो डाउट ग्रुप में आप पोस्ट करना। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है करते समय, तो आप डाउट ग्रुप में पोस्ट कर देना व्हाट्सएप में। जिस बच्चे ने कर लिया हो तो वो उसको आंसर कर देगा, नहीं किया होगा तो फिर टीचर्स उसको आंसर कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जितने भी PYQ हैं नीट के, ये सारे हो गए हैं। इसके अलग वेरिएशंस और होंगे, तो इनफाइनाइट वेरिएशन हो सकते हैं। देखो बहुत सारे चैप्टर मिला के सर हमारी बायो की क्लास है वो। हाँ, कंसेप्ट सेम रहेगा। तो 8:45 से है ना क्लास, तो सर का मैसेज आया है क्लास ज्वाइन करने के लिए। कोई नहीं, अभी छोड़ रहे हैं। तो ये काम आपको करना है। ठीक है, अब सुनो, ये कर लोगे, फिर अब अगली क्लास में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के PYQ सेलेक्ट करके दूंगा, वो हम करने वाले हैं। ठीक है, तो M1D के चैप्टर के PYQ आसान होंगे, इससे आसान होंगे, तो उनको सभी को करके आना, एक ही क्लास में सारे कर लेंगे। ठीक है, तो अब तुम लोग जा सकते हो अगली क्लास अटेंड करने। ठीक है, किसी को डाउट है वो रुक सकता है।